हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में कुछ न्यू थ्योरी के बारे में सीखना चाह रहे हैं। आज हम लोग पहले कुछ नए टाइप का थ्योरी सीखते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग को ये सीखना है कि किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट, माइनर और किसी भी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ना, किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। यहाँ आई जो है, आई ये बताता है नंबर ऑफ रो का संख्या बताता है, और ये जो जे है ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे आप कहीं लिखते हैं A11, तो ये A11 एलिमेंट बताता है, एलिमेंट। और किस एलिमेंट को बताता है? जो फर्स्ट रो पर है और फर्स्ट कॉलम पर है। मतलब ये पहला जो नंबर होता है ये रो को डिनोट करता है, और बाद वाला जो नंबर होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। जैसे आप कहीं लिखते हैं A23, तो A23 एलिमेंट बताता है, एलिमेंट। किस एलिमेंट को बताता है? जो सेकेंड रो पर है, सेकेंड रो पर है। और उस एलिमेंट को बताता है जो थर्ड कॉलम पर है, थर्ड कॉलम पर है। जैसे आप कहीं लिखते हैं A33, तो A33 डिटर्मिनेंट का एलिमेंट बताता है, उस एलिमेंट को बताता है जो थर्ड रो पर है और थर्ड कॉलम पर है। जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया 4 - 3 0 2। हमको निकालना क्या है? फाइंड एलिमेंट्स। हमको एलिमेंट्स बताना है, इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट बताना है। तो इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A11। A11 का मतलब एलिमेंट बताना है, और वैसा एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो को ड्रॉ कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉ कर दीजिए, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का जो कटिंग पॉइंट है, उस कटिंग पॉइंट पर जो एलिमेंट है उसको ले लीजिए। तो देख रहे हैं लिखा हुआ है रो 1, तो फर्स्ट रो ड्रॉ कर दिए। और लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को भी ड्रॉ कर दिए। आप देख रहे हैं दोनों का इंटरसेक्शन एलिमेंट कौन है? दोनों का इंटरसेक्शन एलिमेंट 4 है, तो हम लिख दिए A11 का वैल्यू 4 हो गया। जैसे हमको निकालना है A12, तो A12 निकालने के लिए रो का संख्या 1 है, तो फर्स्ट रो ड्रॉ कर दीजिए। और कॉलम का संख्या 2 है, तो सेकेंड कॉलम ड्रॉ कर दीजिए। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्शन एलिमेंट -3 होगा। जैसे हमको निकालना है A21, तो A21 में रो का संख्या 2 है, कॉलम का संख्या 1 है। रो का संख्या 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है। और कॉलम का संख्या 1 है, तो सेकेंड रो ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। जैसे हमको निकालना है A22, तो A22 निकालना है, तो रो का संख्या 2 है, कॉलम का संख्या भी 2 है। तो रो का संख्या 2, फर्स्ट रो सेकेंड रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या भी 2 है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ड्रॉ करेंगे तो एलिमेंट का संख्या कितना होगा? कटिंग पॉइंट पर एलिमेंट 2 होगा। इस तरह कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, अब जैसे डिटर्मिनेंट दे दिया ABC LMN XYZ, हमको निकालना क्या है? निकालना है फाइंड एलिमेंट्स। हमको एलिमेंट्स निकालना है। चलिए, अब जैसे हमको दे दिया जाए
कि हमको निकालना है A12, तो रो का संख्या 1 है, कॉलम का संख्या 2 है। तो फर्स्ट रो ड्रॉ कर दिए और सेकेंड कॉलम ड्रॉ कर दिए। कटिंग पॉइंट पर एलिमेंट है B, तो इसका मान B हो गया। जैसे हमको A23 निकालना है, तो A23 का मतलब एलिमेंट निकालना है, ऐसा एलिमेंट निकालना है जो सेकेंड रो पर है और थर्ड कॉलम पर है। सेकेंड रो ड्रॉ करिए, सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सेकेंड रो ड्रॉ हो गया। अब थर्ड कॉलम भी हमारा ड्रॉ हो गया। तो कटिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है N। जैसे हमको निकालना है A33, तो रो का संख्या 3 है, कॉलम का संख्या भी 3 है, तो थर्ड रो ड्रॉ करेंगे, थर्ड कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो कटिंग पॉइंट पर एलिमेंट हमारा Z हो जाएगा। इस तरह कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, और उस डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट आपको जानना हो, तो फिर उस एलिमेंट का मान आप इस तरह निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमको जानना है माइनर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम लोग सीखे थे कि किसी डिटर्मिनेंट में हम लोग एलिमेंट कैसे जानते हैं। कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अब हमको सीखना है कि कोई डिटर्मिनेंट के पास अगर बहुत सारा एलिमेंट है, तो उन सारे एलिमेंट का हम लोग माइनर कैसे फाइंड करते हैं। माइनर जरा ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब जानते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो रो का संख्या 2 है, 2 रोज, और कॉलम का संख्या भी 2 है, 2 कॉलम्स। देखिए एलिमेंट कैसे लिखेंगे, देख रहे हैं, रो का संख्या है 2, गिनिए ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम का संख्या भी है 2। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है, तो इसका नाम A11। ये एलिमेंट फर्स्ट रो पर है, तो A1, और सेकेंड कॉलम पर है, तो इसका नाम हुआ A12, इसका नाम A21, इसका नाम A22। इस तरह हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या भी 3 है। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसमें रो का संख्या 3 होगा, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ 11, 12, 13, और फिर 21 से स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, फिर 31 से स्टार्ट होगा, 31, 32, 33। देख रहे हैं, A11, A12, A13। अब अगला बार 21 से स्टार्ट होगा, A21, A22, A23। अब अगला बार 31 से स्टार्ट होगा, A31, A32, A33। तो क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को समझना जरूरी है। ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है माइनर ऑफ द एलिमेंट्स। याद रखिए, माइनर को हम लोग, एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, और माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं। ये MIJ क्या है, MIJ है माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। मतलब माइनर जो है, MIJ जो है, ये माइनर डिनोट करता है। और किस एलिमेंट का माइनर डिनोट करता है, तो MIJ AIJ एलिमेंट का माइनर डिनोट करता है। जैसे अब देखिए ना, हमको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया गया 4 - 3 0 2। इस बार हमको पूछ रहा फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। तो आप जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस एलिमेंट का नाम है A11, A12, A21, A22। हम लोग पहले लिखेंगे M11। M11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट A11। कैसे निकालेंगे, माइनर निकालने का तरीका है कि रो का संख्या 1 है तो फर्स्ट रो हटा दीजिए, और कॉलम का संख्या भी 1 है तो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए।
जो रेस्ट एलिमेंट बचा इसको हटा दीजिए, फर्स्ट रो को हटा दीजिए, फर्स्ट कॉलम को भी हटा दीजिए, जो रेस्ट एलिमेंट बचा उसी को लिख दीजिए, 2 हो गया। जैसे हमको निकालना है M12, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A12। रो का संख्या 1 है तो फर्स्ट रो हटाइए, और कॉलम का संख्या 2 है तो सेकंड कॉलम हटाइए, तो रेस्ट एलिमेंट 0 हो गया। अब लिखेंगे M21, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A21। रो का संख्या 2 है तो सेकंड रो हटाइए, और कॉलम का संख्या 1 है तो फर्स्ट कॉलम हटाइए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसी को लिख दीजिए। जैसे हमको निकालना है M22, तो लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A22, सेकंड रो हटाएंगे, सेकंड कॉलम हटाएंगे, जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसी को लिख देंगे। मतलब एलिमेंट निकालते समय जो रो इंडिकेट किया गया उसको ड्रॉ कीजिए, जो कॉलम इंडिकेट किया गया उसको भी ड्रॉ कीजिए, और कटिंग पॉइंट पर का एलिमेंट ले लीजिए। माइनर निकालते समय जो रो इंडिकेट किया गया उसको ड्रॉ कीजिए, जो कॉलम इंडिकेट किया गया उसको भी ड्रॉ कीजिए, और तब जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको लीजिए, रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको लीजिए। मतलब एलिमेंट निकालते समय कटिंग पॉइंट पर का एलिमेंट लेते हैं, और माइनर निकालते समय जो रिमेनिंग एलिमेंट बचता है, जो रेस्ट एलिमेंट बचता है उसको लेते हैं। जैसे अब हमको दे दिया जाए, जैसे दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ABC LMN XYZ, हमको निकालना क्या है, माइनर। चलिए हम निकालते हैं M11। M11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट A11। चलिए रो का संख्या 1 है तो फर्स्ट रो हटाइए, कॉलम का संख्या 1 है तो फर्स्ट कॉलम भी हटाइए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, जो रेस्ट एलिमेंट बचा, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसको लिखिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट अगर 1 बचता है तो ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट अगर 1 से ज़्यादा बचता है तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ MNYZ, अब जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे, तो MZ माइनस NY। अब जैसे हमको निकालना है M12, तो इसको लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A12। चलिए फर्स्ट रो हटाएंगे तो फर्स्ट रो हटा दिए, सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो सेकेंड कॉलम हटा दिए, तो फर्स्ट रो को हटा लिए और सेकेंड कॉलम को हटा लिए, जो रेस्ट एलिमेंट बचा उसको लिखेंगे LNXZ। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो LZ माइनस NX। इस तरह हम लोग निकाल रहे हैं M11 M12, तब निकालेंगे M13, फिर निकालेंगे M21 M22 M23, फिर निकालेंगे M31 M32 M33। जैसे एलिमेंट में हम लोग 11 12 13 21 22 23 31 32 33 लिखते हैं, उसी तरह से हम लोग माइनर निकालते समय भी M के साथ 11, M के साथ 12, फिर M के साथ 13 निकालेंगे, फिर हम लोग M के साथ 21, M के साथ 22, M के साथ 23 निकालेंगे, फिर हम लोग M के साथ 31, M के साथ 32 और M के साथ 33 निकालेंगे। इस तरह कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं और माइनर का सिंबल भी लिख सकते हैं। माने M11 हुआ माइनर का सिंबल और ये हुआ माइनर का वैल्यू, M12 हुआ माइनर का सिंबल, ये हुआ माइनर का वैल्यू। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये लिखा हुआ है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई डिटर्मिनेंट अगर दे दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आपको हम बता दें, एलिमेंट का सिंबल है AIJ, माइनर का सिंबल है MIJ, और ये जो कोफैक्टर आप देख रहे हैं ना, इसका सिंबल है CIJ। ये CIJ एलिमेंट का कोफैक्टर बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कोफैक्टर ऑफ
एलिमेंट ए आई जे, ये ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर बताता है। और आप जानते हैं इसमें आई जो है ये रो का संख्या डिनोट करता है और जे जो है ये कॉलम का संख्या डिनोट करता है। जैसे अब हमको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए 4 - 3 0 2, निकालना क्या है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। देखिए जरा C11 A11 A12 A21 A22, कोफैक्टर भी ऐसे ही चलेगा, C11 C12 C21 C22, ऐसे याद रखिए ना, 11 12 21 22। कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो C सेट करेंगे, C11 इसका मतलब हुआ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। आपको याद होना चाहिए जो तरीका माइनर निकालने का है वही तरीका कोफैक्टर निकालने का भी है, लेकिन जब माइनर निकालते हैं तो हम लोग साइन नहीं लिखते हैं और कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोग साइन भी लिखेंगे। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, कोफैक्टर निकालते समय रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ दीजिए, अगर इवन नंबर आ गया तो साइन लिखिए प्लस, रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ दीजिए, अगर ऑड नंबर आ गया तो साइन लिखिए माइनस। जैसे C11 में रो का संख्या 1 है, कॉलम का संख्या भी 1 है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ने पर 2 हो जाएगा और इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए साइन यहाँ लिखेंगे प्लस। बाकी माइनर निकालने का जो रूल है वही लगा दीजिए, रो का संख्या 1 है तो फर्स्ट रो हटा दिए, कॉलम का संख्या 1 है तो फर्स्ट कॉलम भी हटा दिए, जो रेस्ट एलिमेंट बचा उसी को यहाँ लिख दिए। हमको निकालना C12 तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो पहले साइन लिखना पड़ेगा, रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑड नंबर साइन लिखेंगे माइनस। अब हम लोग फर्स्ट रो हटाएंगे, सेकेंड कॉलम हटाएंगे, यहाँ एलिमेंट हो गया 0। अब हमको निकालना C21 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ दिए, 3 हो गया, ऑड नंबर साइन हो गया माइनस। सेकेंड रो हटाएंगे, सेकेंड रो हटा दिए। अब फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, फर्स्ट कॉलम हटा दिए, जो एलिमेंट बचा उसको लिख दिए। ये हो गया हमारा C22, इसका मतलब हुआ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, साइन होगा प्लस, क्योंकि रो का संख्या कॉलम का संख्या जोड़ेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। अब सेकेंड रो हटा दिए, सेकेंड कॉलम हटा दिए, जो एलिमेंट बचा उसको लिख दिए। ये हुआ कोफैक्टर निकालना। जैसे अब हमको दे दिया जाए, जैसे हमको एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ABC LMN और XYZ निकालना है, फाइंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर निकालना है। चलिए तो पहले लिखते हैं C11, साइन हो गया प्लस, रो और कॉलम को जोड़ने पर इवन नंबर साइन प्लस, फर्स्ट रो हटाइए, फर्स्ट कॉलम हटाइए, जो बचा उसको लिखिए MNYZ, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। अब जानते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट बचेगा डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो MZ - NY। अब लिखेंगे C12 साइन माइनस, रो और कॉलम को जोड़ने पर ऑड नंबर आ गया, साइन माइनस लिखेंगे। चलिए फर्स्ट रो हटाएंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो LNXZ माइनस ऑफ, पहले ऐसे गुना होगा LZ - NX। अब निकालेंगे C13, साइन होगा प्लस, फर्स्ट रो हटाएंगे, फर्स्ट रो हटा दिए, थर्ड कॉलम हटाएंगे तो LMXY, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो LY - MX। इसी तरह हम लोग C21 निकाल सकते हैं, C22 निकाल सकते हैं, C23 निकाल सकते हैं। इसी तरह हम लोग फिर C31 निकाल सकते हैं, C32 निकाल सकते हैं और C33 निकाल सकते हैं। इस तरह कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए
तो उस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट भी बता सकते हैं, गिवन डिटर्मिनेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं एलिमेंट का, और गिवन डिटर्मिनेंट के पास जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये लिखा हुआ है सम न्यू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम लोग कुछ न्यू प्रॉपर्टी सीखेंगे। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे। उन सारे प्रॉपर्टी पर ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। इससे हमको आइडिया मिला था कि गिवन डिटर्मिनेंट का जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग याद किए थे उन सारे प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे। अब कुछ हम लोग नए प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है क्या कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया, ये कोई डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का एलिमेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। चूँकि बात एलिमेंट का हो रहा है इसलिए ए से डिनोट किया गया, बात माइनर का होगा तो एम से डिनोट किया जाएगा, और बात कोफैक्टर का होगा तो सी से डिनोट किया जाएगा। ये कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप लाप्लास रूल से निकालेंगे तो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ऐसा माना हुआ है। मैंने माना हुआ है कि ये कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा के बराबर है, डेल्टा के बराबर है। ये प्रॉपर्टी कहता है क्या कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो को चुन लीजिए या किसी भी कॉलम को चुन लीजिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को चुन लीजिए और चुने गए रो को उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात को बढ़िया समझिए। किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को चुन लेते हैं, जिस रो को मर्जी है उसको चुन लेते हैं, और चुने गए रो के पास जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड देम, सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको मन हुआ कि हम इसी रो को चुन लें, चुन लिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है सुनिए। ये प्रॉपर्टी कहता है क्या कि जैसे हम लोग फर्स्ट रो को चुन लिए तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए A11, तो A11 का जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है उसे गुना करेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को A11 को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस मतलब ऐड भी करते जाना है। चलिए अब एलिमेंट लिए A12, इसको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस एलिमेंट लिए A13, इसको करस्पॉन्डिंग C13 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्रॉपर्टी कहता है कि सबको जब आपस में जोड़िएगा तो जोड़ने पर रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में डेल्टा दिया हुआ है, मतलब इन सारे टर्म का जोड़ डेल्टा के बराबर होगा, ऐसा ही प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रो ही चुने, हमारी मर्जी, हम कॉलम भी चुन सकते हैं। जैसे हमको मन हुआ कि हम इस कॉलम को चुन लें, चुन लिए। जिस कॉलम को आप चुने हैं उस कॉलम का एलिमेंट लिखते जाइए और उस एलिमेंट के बगल में उसी एलिमेंट का कोफैक्टर गुना भी कीजिए। जैसे हम लोग ये कॉलम चुने, उसका एलिमेंट लिखे A12, तो बगल में उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे C12। अब अगला एलिमेंट लिए A22, उसके बगल में कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे C22। अगला एलिमेंट लिए A32, तो बगल में कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे C32। हाँ, इन सारे टर्म को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा है, इसका भी वैल्यू डेल्टा हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी में ये बात लिखा गया है कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो को चुन लीजिए या किसी भी एक कॉलम को चुन लीजिए और चुने गए रो या चुने गए कॉलम के पास जितना भी एलिमेंट है
उन सभी एलिमेंट को लिखते जाइए और उसके बगल में कोफैक्टर को मल्टीप्लाई भी करते जाइए। हाँ, मल्टीप्लाई करके जब सबको ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा के बराबर होगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा के बराबर होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नए प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी कहता है क्या कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को चुन लीजिए और चुने गए रो के पास जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डिटर्मिनेंट के किसी रो को चुन लीजिए या डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम को चुन लीजिए। डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को चुन लीजिए और चुने गए रो के पास जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। ऐसा करने से देन रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ऐसा करने से जो उसका रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को यहाँ समझिए। जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हम क्या किए, इस गिवन डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को चुन लीजिए। जैसे हमको मान हुआ कि हम इसी रो को चुन लिए। चलिए जो रो चुने हैं उसका एलिमेंट लिखिए। जैसे हम लोग चुने A11, तो A11 का एलिमेंट A11 है तो कोफैक्टर C11 गुना नहीं करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट रो को चुन लिए तो फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर है उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या तो सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या हम लोग थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम लोग एलिमेंट के लिए इस रो को चुन लिए और कोफैक्टर के लिए हम लोग इस रो को चुन लिए। मतलब एलिमेंट इसमें से चुनेंगे और कोफैक्टर सेकेंड रो में से चुनेंगे। तो एलिमेंट A11 तो कोफैक्टर इसका लेंगे इंटू C21। एलिमेंट चुने A12, कोफैक्टर इसमें से चुनेंगे C22। एलिमेंट चुनेंगे A13, कोफैक्टर चुनेंगे C23। हाँ, अगर हम लोग इन सारे टर्म को ऐड कर दें तो ऐड करने पर इसका रिजल्टिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग को कोई डिटर्मिनेंट दे दिया गया, लेट डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ दिया गया A31, A32, A33। जैसे इस बार हमको मर्जी हुआ कि हम कॉलम चुन लें, चलिए हमको मन हुआ कि इस कॉलम को चुन लें। ये प्रॉपर्टी कहता है कि जिस कॉलम को आप चुने हैं उस कॉलम का एलिमेंट लीजिए, लेकिन कोफैक्टर के लिए उस कॉलम का कोफैक्टर नहीं लीजिए, कोफैक्टर के लिए कोई दूसरा कॉलम चुनिए। तो चलिए हम कोफैक्टर के लिए इसको चुन लिए। मैंने ये चुने हैं 4 एलिमेंट के लिए और ये चुने हैं 4 कोफैक्टर, ये हम लोग चुने हैं 4 कोफैक्टर के लिए चुने हैं। चलिए तो यहाँ लिखते हैं हेयर एलिमेंट लिए A12 तो कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया C13। एलिमेंट लिए A22 तो कोफैक्टर लिए C23। एलिमेंट लिए A32 तो कोफैक्टर लिए C33। हाँ, इन सारे टर्म को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर इसका रिजल्टिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए दोनों प्रॉपर्टी में थोड़ा अंतर है। इसके पीछे जो प्रॉपर्टी लिखाए थे उसमें लिखाए थे कि किसी भी रो को चुन लीजिए और उस चुने गए रो के पास जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके जब जोड़ दीजिएगा तो रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि किसी एक रो को चुन लीजिए और उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर जो ये रिजल्टिंग वैल्यू होगा
वो हमेशा जीरो हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। जैसे किसी कॉलम को चुन लीजिए और उस चुने गए कॉलम के पास जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो रिजल्टिंग वैल्यू जीरो हो जाएगा। माने जो रो या कॉलम चुनते हैं उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। या जो रो या कॉलम को चुनते हैं उसको दूसरे रो के या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो ऐसे केस में रिजल्टिंग वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। कि दोनों प्रॉपर्टी में थोड़ा अंतर है, इस बात को बढ़िया समझिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 8 2 0 1 1 2 3। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इवेलुएट, मतलब हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। अभी आप दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो को चुन लीजिए, उस रो में उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको आपस में ऐड कर दीजिए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आपको निकालना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो नियम कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए किसी भी रो को चुन लीजिए। हाँ, जिस रो को चुनिएगा उसी रो के कोफैक्टर से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा और सबको आपस में जोड़ दीजिएगा तो रिजल्टिंग वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम किसी भी रो को चुन सकते हैं या किसी भी कॉलम को चुन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है, देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया सेकेंड रो, लिख दिया है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो जब क्वेश्चन में सेकेंड रो मेंशन कर दिया गया तो फिर आप सेकेंड रो को चुनिए। चलिए सेकेंड रो को चुनेंगे। सेकेंड रो को चुन करके और सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ना, इस सेकेंड रो का यहां लिख रहे हैं चूजिंग सेकेंड रो। सेकेंड रो को चुनना है। सेकेंड रो का नाम लिखिए, आपको याद होगा, ये है 11 12 13, ये है 21 22 23, ये है 31 32 33। चलिए तो इसका जनरल नाम क्या है, 21 22 23 A21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे C21 से, A22 इंटू C22, A23 इंटू C23। हाँ, आप बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। हम समझ गए। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसी रिलेशन को प्रोसीड करेंगे। अगर इस रिलेशन को हम लोग प्रोसीड कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले सबका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। 9। चलिए पहले वैल्यू निकालेंगे A21 का। आप स्पष्ट देख रहे हैं, ये है हमारा A21 2 है, A22 का 0 है और A23 का 1 है। अब हमको ज़रूरत है C21। आपको याद होगा C21 का मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर लिखने के लिए पहले साइन लिखना पड़ता है। रो और कॉलम को जोड़े तो ऑड नंबर, साइन हो गया माइनस। सेकेंड रो हटाएंगे तो सेकेंड रो हटा दिए। अब फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, फर्स्ट कॉलम हटा दिए। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिए तो 3 8 2 3। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ऐसे गुना होगा तो 9 माइनस 16 7 हो गया। अब हमको ज़रूरत है C22 का, इसका साइन होगा प्लस। चलिए सेकेंड रो हटाएंगे तो सेकेंड रो हटा दिए और सेकेंड कॉलम हटा दिए। तो सेकेंड रो हटा लीजिए, सेकेंड कॉलम को हटा लीजिए, बचेगा 5 8 1 3। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस 8 7 हो गया। अब निकालेंगे C23, साइन हो गया माइनस,
सेकेंड रो हटाएंगे, थर्ड कॉलम हटाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 1 2 ये आ गया माइनस ऑफ, ऐसे गुना होगा 10 माइनस 3 और ये हमारा -7 हो गया। चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। A21 का वैल्यू है 2 इंटू C21 इसका वैल्यू हो गया 7 अब प्लस A22 तो उसका वैल्यू 0 और C22 इसका वैल्यू 7, A23 उसका वैल्यू 1 और C23 इसका वैल्यू -7 और इस सबको आपस में जोड़ दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14 प्लस 0 -7 7 हो गया। और आप बोल सकते हैं ये जो 7 होगा यही होगा वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो 7 है यही आपका गिवन डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कभी कभी लिखेगा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, बोलेगा कि थर्ड कॉलम के पास जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर यूज कीजिए और तब निकालिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर बात करेगा यहाँ थर्ड कॉलम का तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को चुन लेंगे और थर्ड कॉलम का जो जनरल नाम है एलिमेंट का उसको लिख देंगे और उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट यहाँ मानेंगे सबका मान यहाँ निकाल लेंगे, जो जो कोफैक्टर यहाँ लिखेंगे सबका वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, इस सब वैल्यू को इसमें पुट करके इसी को कैलकुलेट कर देंगे, अपने आप वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन जितना बात अभी आप सीखे हैं इससे रिलेटेड चैप्टर NCERT में है एक्सरसाइज 4.4। तो आज का होमवर्क हुआ हम लोग का NCERT में एक्सरसाइज 4.4। इसमें कम ही क्वेश्चन है, 1 से लेकर के लास्ट तक के सभी क्वेश्चन को बना लेना है। कॉपी को लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके, लेक्चर को अच्छे से देख करके पहले नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को अच्छे से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो फिर 4.4 का क्वेश्चन बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सारा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे क्रेमर्स रूल। ये लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग 9th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। जैसे 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखा हुआ हो, 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, कहीं भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रैमर्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आज हम लोग को सीखना है। जैसे लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 अननोन्स, जैसे 2 अननोन है x एंड y, इसमें हमको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में xy वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड रखते हैं। इस बात को याद कर लीजिए। कभी भी क्रैमर्स रूल के द्वारा किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में xy वाले टर्म को लेफ्ट साइड कर दीजिए और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड कर दीजिए और सबसे पहले निकालिए डेल्टा। ये डेल्टा का मतलब हुआ कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा a1 b1 a2 b2। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालने आता है। अब हम लोग निकालते हैं नाउ डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब हुआ कि डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। डेल्टा 1 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए
इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम को हटा दिए और उसके जगह पर देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म डाल दिए। बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिखेंगे b1 b2, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब लिखेंगे नाउ डेल्टा टू निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए। तो ये डेल्टा वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका सेकेंड कॉलम हटाइए और उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए। बाकी एलिमेंट लिखिएगा जैसे है वैसे ही a1 a2, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल लिए तो क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला है यूज डेल्टा x बराबर डेल्टा 1 एंड डेल्टा y बराबर डेल्टा 2। हाँ, इस रिलेशन को प्रोसीड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा और इस रिलेशन को प्रोसीड करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। और जो x y का वैल्यू आएगा वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर होगा। जैसे दे दिया जाए लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन्स, जैसे 3 अननोन है x y z। ये 3 अननोन में हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। कह रहा है क्या कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के द्वारा सॉल्व कीजिए। तो आप जानते हैं कि क्रेमर्स रूल लगाने के लिए गिवन इक्वेशन में एक्स वाई जेड वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर देंगे। हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड वाले टर्म को एक तरफ कर दिए हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर दिए हैं। सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो कोफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हाँ, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, या तो प्रॉपर्टी लगा करके, नहीं तो लाप्लास लगा करके। अब 9, अब लिखेंगे डेल्टा 1 बराबर, हाँ डेल्टा 1 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिखिए। तो कांस्टेंट टर्म लिखिएगा d1 d2 और d3। अब बाकी एलिमेंट को ऐसे उतार दीजिए b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसका वैल्यू भी निकाल लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे 9 डेल्टा 2। हाँ, डेल्टा 2 लिखने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए और उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिखिए c1 c2 c3। बाकी एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे a1 a2 a3 और यहाँ सेकेंड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है d1 d2 और d3। अब बाकी एलिमेंट जैसा है वैसे ही लिखेंगे a1 a2 a3 c1 c2 c3, इसका वैल्यू भी निकाल लीजिए। अब लिखेंगे 9, हमको लिखना है डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को हटा दीजिए और उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। तो d1 d2 d3। बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिखेंगे तो a1 a2 a3 और b1 b2 b3। मैंने याद रहे कि क्रेमर्स रूल लगाते समय डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लीजिए। लिखेंगे यूज क्रेमर्स रूल, और क्रेमर्स रूल का यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे, डेल्टा x बराबर डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा y बराबर डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा z बराबर डेल्टा 3। इस रिलेशन को प्रोसीड कीजिए, उससे x का मान आ जाएगा। इस रिलेशन को प्रोसीड कीजिए, उससे y का वैल्यू आ जाएगा। और इस रिलेशन को प्रोसीड कीजिए, उससे z का वैल्यू आ जाएगा। और इस रूल को हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल। हम लोग ये सीखे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो हम लोग उसको क्रेमर्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके,
लेकिन इसको क्वेश्चन बनाते समय हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसके लिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए।